विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे हम, ठीक है। उसमें हमने आज पढ़ना है, कल क्रिप्स मिशन किया था, आज करना हमने भारत छोड़ो आंदोलन और उससे आगे का, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942। सबसे पहले तो आपने सन याद रखना है, क्या? भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ठीक है। क्रिप्स मिशन की विफलता के पश्चात कांग्रेस को यह विश्वास हो गया कि ब्रिटिश सरकार से किसी प्रकार की आशा करना क्या है? व्यर्थ है। किसी भी प्रकार की आशा करना व्यर्थ है। 14 जुलाई 1942 को वर्धा, अब वर्धा ध्यान रखना आपने, डेट भी याद रखनी है। 14 जुलाई 1942 वर्धा सम्मेलन। वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति, ध्यान रखना, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन बन चुका है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित किया गया था। आंसर 14 जुलाई 1942 को। कहां पर किया गया था? वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में। इस प्रस्ताव का अनुमोदन 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुंबई के प्रसिद्ध ग्वालियर टैंक मैदान पर मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुए अधिवेशन में किया गया। अब ध्यान रखना, इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? 42 में मौलाना अबुल कलाम आजाद। यहां से क्वेश्चन बना कि सबसे कम आयु में, हालांकि इस समय उनकी आयु बहुत ज्यादा है, पर पहले ये सबसे कम आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आंसर मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन? ठीक है। और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने का गौरव किसे प्राप्त है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है, इसके बाद काफी समय तक अब क्या, कांग्रेस की कोई जो वार्षिक अधिवेशन होता है वो हो नहीं पाता। तो जब नया अध्यक्ष नहीं बनेगा तो कौन रहेंगे अध्यक्ष? मौलाना अबुल कलाम आजाद रहेंगे। तो दो क्वेश्चन, सबसे कम आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद को सुशोभित करने वाले जो व्यक्ति थे वो भी कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनका अखबार है क्या? अल हिलाल अल बिलग, चेक करो इनके अखबारों के नाम क्या हैं। अल हिलाल और अल बलग किसके हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद के, ठीक है। अल हिलाल अल बिलग इनके समाचार पत्रों के नाम है, क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। अल हिलाल और अल बिलग, बलग भी बोलते हैं, बिलग भी बोलते हैं, चेक कर लीजिए, कुछ किताबों में बिलग लिखा होता है, ठीक है। तो अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित किया गया भाई? 14 जुलाई 1942 को वर्धा की कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में, ठीक है। अनुमोदन कब हुआ? ध्यान दें शब्दों पर, अनुमोदन कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मुंबई, ग्वालियर टैंक भी पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है? मुंबई में। अगस्त क्रांति मैदान बताया था मैंने आपको, अगस्त क्रांति मैदान 7 अगस्त को शायद यहाँ पे गांधी जी अपना डू और डाई का नारा दे चुके थे, अगस्त क्रांति मैदान बोलते हैं। 8 अगस्त के आसपास, और फिर गिरफ्तारियां शुरू हो गई थी। सारे जितने बड़े नेता थे उनको क्या कर दिया गया था? गिरफ्तार कर दिया गया था। गांधी जी को आगा खां पैलेस भेजा गया। कहाँ भेजा गया? जेल में आगा खां पैलेस भेजा गया, ठीक है। नेहरू जी को अहमदनगर की जेल में रखा गया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग की जेल में रखा गया। जयप्रकाश नारायण का नाम सुना है? जेपी मूवमेंट, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जिन्होंने क्या लिखी? प्रिजन डायरी। क्या लिखी? और एक और किताब लिखी शायद उन्होंने, वाई सोशलिज्म। कौन सी किताब लिखी? समाजवाद क्यों, के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। प्रिजन डायरी के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। बाद में इनका जेपी मूवमेंट भी चलता है, जयप्रकाश एक मूवमेंट चलाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। वर्धा भाई महाराष्ट्र में पड़ता है। एक बार ये भी क्वेश्चन बना, वर्धा नदी भी है, वर्धा जगह भी है, वर्धा नदी भी है। और एक चीज और बता दूं, एक वर्धा शिक्षा सम्मेलन में भी पढ़ते हैं, वर्धा शिक्षा सम्मेलन महात्मा गांधी का। कौन सा? महात्मा गांधी का एक कुछ प्रस्ताव रखे थे महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था ये सब बेकार है, व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दो। किस पर? बच्चों को सिखाओ, कुछ बनाना सिखाओ, माचिस बनाना सिखाओ। उस जमाने में सोच उतनी थी, माचिस बनाना सिखाओ या कुछ बनाना सिखाओ उनको, ताकि
उसको बेचकर शिक्षकों के वेतन निकाले जा सकें, और बहुत सारी चीजें बताई थी। इस चीज को हम लोग नहीं समझ पाए, जापान के लोगों ने समझा और जापान एक दिन विकसित राष्ट्र बना। हमने हैवी इंडस्ट्री, सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या किया, हमने हैवी इंडस्ट्री रखा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में तो आपको पता है एग्रीकल्चर और इरिगेशन, लेकिन सेकंड 5 ईयर प्लान में हैवी इंडस्ट्री। समझ में आ गया? चलो जी, अब ग्वालियर टैंक याद रखना है, मुंबई का अगस्त क्रांति मैदान याद रखना है, 8 अगस्त 1942 याद रखना है, मौलाना अबुल कलाम आजाद याद रखना है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ठीक है, बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि याद हो। इस अधिवेशन में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव, अब फिर पूछता है किसने, आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था। किसने? यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था इसका। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन? वही बारडोली सत्याग्रह 1928। सरदार की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी उनकी। अरे बारडोली की महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी ने, है ना। इनकी स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। कहां पर है? गुजरात में है। कहां पर है गुजरात में? अब यहां पे फंस जाते हैं आप लोग, है ना। कितनी हाइट है? अरे भाई ढूंढो पहले। साधु बट आइलैंड होगा एक, क्या होगा? साधु बट आइलैंड पर है सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, ठीक है। इस ऐतिहासिक सम्मेलन में ही गांधी जी ने करो या मरो, हाँ भाई 8 अगस्त को दिया था गांधी जी ने, करो या मरो का नारा दिया था। क्या दिया था? डू और डाई का नारा दिया था। हाँ, साधु बेट या साधु बट, साधु बेट आइलैंड है, किस जगह पर है ये? हाइट कितनी है? 182 मीटर। ये ध्यान रखना है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बहुत पढ़ लिया हमने कि फ्रांस ने दिया अमेरिका को, अब पढ़ो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। 9 अगस्त 1942 को आंदोलन की शुरुआत हो गई। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। नेतृत्व विहीन क्रांति है, सारे नेता जेल में हैं और जेपी जो जयप्रकाश नारायण है वो हजारीबाग की जेल की दीवार को फांद कर बाहर निकलते हैं, अंडरग्राउंड होकर थोड़ा बहुत नेतृत्व प्रदान करते हैं। ठीक है, फिर बहुत सारे काम होते हैं, वो इतिहास में पढ़ेंगे, पॉलिटी के हिसाब से बता रहा हूं मैं अभी। फिर आती है भाई वेवेल योजना। क्या आती है भाई? 43 में लिनलिथगो के स्थान पर कौन बने? लॉर्ड वेवेल बने। कौन बने? भारत के वाइसरॉय बन गए। वेवेल ने क्या किया? भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए, अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए एक विस्तृत योजना। अब वेवेल प्लान का जो डेट है वो याद करनी पड़ेगी। फिर क्या करनी पड़ेगी? अरे भैया कर लो ना, क्या दिक्कत हो रही? सरकारी नौकरी मिल रही है याद करके तो कर लो, है ना। तो क्या करनी है? 14 जून 1945, 14 जून। अगर इसी तरह से नौकरी मिलनी है याद करके तो याद ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय तो है नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा कि वेवेल योजना कब की? 14 जून 1945। यूपीएससी में क्रम पूछता है। क्या पूछता है? क्रम। पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। वो डेट वेट पे ज्यादा वो नहीं करते हैं, लेकिन मैंने कहा लोक सेवा आयोग, यूके SSSC जो है आज भी क्या करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की डेट पर हैं अभी, मतलब अटके हुए हैं। उनका मानना यह है कि अगर डेट याद नहीं है तो क्या करो, याद करो, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो 14 जून 1945 को प्रस्तुत किया। और ये डेट क्यों पूछी जाती हैं? ये मेरिट में आने के लिए पूछी जाती है। मेरिट में वही आएगा जिसको डेट याद हो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? 90% लोग इतिहास को इसलिए नहीं पढ़ते हैं जी डेट याद करनी पड़ती है। अरे भैया तुमने इतने सारे मोबाइल नंबर याद कर रखे, अब तो खैर नहीं करते हो आप लोग, सब मोबाइल पे है ना। लेकिन मैंने कहा मोबाइल नंबर भी याद करते हैं लोग और बहुत सारी चीजें याद करते हैं, तो डेट याद कर लो, क्या दिक्कत है। 14 जून 1945 को प्रस्तुत किया, जैसे वेवेल योजना, वेवेल प्लान कहा जाता है। इसकी प्रमुख बातें, अब क्या बोला वेवेल ने? सब क्या कर रहे हैं? झुंझुना पकड़ा रहे हैं, आजाद करो ना। लेकिन अब ये भी क्या करेगा? बोलेगा केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। परिषद में वॉइस रॉय तथा सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे। लालच, क्या लालच दे रहे हैं कि सारे सदस्य भारतीय होंगे, वॉइस रॉय अंग्रेज होगा और जो सैन्य प्रमुख होगा वो भी अंग्रेज होगा। प्रतिरक्षा विभाग वॉइस रॉय के अधीन होगा, यानी डिफेंस हमारा किसके अधीन होगा? वॉइस रॉय के अधीन होगा। चलो, दूसरा बोला कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी।
ये बड़ी अजीब सी बात थी कि मुस्लिमों का जो प्रतिशत था वो मेरे ख्याल से 25% रहा होगा, और आप उनको क्या बोल रहे हो, जानबूझ के डाला गया लड़ाने के लिए। क्योंकि भाई प्रतिरोध तो होगा कि भाई जनसंख्या के हिसाब से अगर आप देना भी चाह रहे हो तो जनसंख्या के हिसाब से दो, ये 50-50 का क्या मतलब है, कांग्रेस ने करना ही करना था, है ना। तो कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की संख्या क्या कर दी, हिंदुओं के बराबर होगी कि चलो। तीसरा बोला कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी, यानी इंटरिम गवर्नमेंट की बात कर रहा है कि कार्यकारिणी जो परिषद होगी वो किसकी तरह काम करेगी, एक इंटरिम गवर्नमेंट यानी अंतरिम सरकार के रूप में काम करेगी। और जनरल जो गवर्नर जनरल वाइस रॉय हैं वो बिना कारण वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, वीटो पावर का यूज नहीं करेंगे। वीटो का मतलब होता है मैं मना करता हूं, ठीक है। चौथा, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। ये तो क्रिप्स भी बोल चुका था कि संविधान सभा होगी, यहाँ पे संविधान सभा की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। चलो एक और लालच दे दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निरुद्ध सभी नेताओं को रिहा किया जाएगा कि क्या करेंगे, हम रिहा कर देंगे। और शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। क्या करेगा, सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। तो ऐसा है ना, शुरू में डरता है आदमी जेल से, तो लेकिन मैंने कहा नहीं, एक डायलॉग है कि इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। तो भारतीय नेताओं का डर खत्म हो चुका था, वो जेल में रहने के लिए तैयार थे, पर वो अपनी इन शर्तों को क्या आजाद, अब क्या चाहिए हमें, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, उससे कम पर समझौता करने के लिए क्या नहीं थे, तैयार नहीं थे। चलो जी, फिर शिमला सम्मेलन हुआ, क्योंकि वेवेल ने कहा था कि शिमला में क्या होगा, सम्मेलन होगा। अगर हिमाचल पीसीएस आप देने जाओगे तो जहां पर यह सम्मेलन हुआ, जिस बिल्डिंग में वाइसरॉय रुका होगा, वाइसरॉय हाउस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसकी स्थापना वर्ष भी पूछा होगा कि उसकी स्थापना बिल्डिंग की कब हुई। हिमाचल में 10-20 क्वेश्चन तो आपके शिमला के अंदर से मिल जाएंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, उसकी स्थापना कब हुई, नगर पालिका परिषद की स्थापना कब हुई, रोपवे की स्थापना कब हुई। यानी हिमाचल का अगर आपने पीसीएस देना है तो पहले 2-3 दिन पहले चले जाओ, शिमला घूम लो ढंग से, तो 10-15-20 क्वेश्चन जो हैं आपके वहीं घूम घूम के तैयार हो जाएंगे, ठीक है। चलो जी, अब शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आहूत किया गया। फिर पूछेगा कब, एक शिमला समझौता है वो बाद का है, देश आजाद होने के बाद पाकिस्तान के साथ शिमला समझौता। एक शिमला सम्मेलन ये पहले का है, अभी आजाद नहीं हुए हम। इसकी डेट पूछेगा, आपने बोलना 25 जून से 14 जुलाई 1945, है ना, के मध्य शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आहूत किया गया। सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया, अबुल कलाम आजाद ने किया। किसने किया, अबुल कलाम आजाद ने किया। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि वाइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले मुस्लिम सदस्यों का चयन सिर्फ वही करेगी। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, कांग्रेस दोनों को कवर करके चल रही, कांग्रेस में हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं, और ये 50-50 वाली बात की थी कि 50% मुस्लिम होंगे, 50% कौन होंगे, हिंदू होंगे। तो भाई कांग्रेस ने एक बार के लिए ये सोचा कि हम भी कुछ मुस्लिम रखेंगे, कुछ मुस्लिम लीग रख देगी, पर मुस्लिम लीग अड़ गई कि नहीं जी, जितने मुस्लिम होंगे वो कौन मुस्लिम लीग रखेगी, उन्हें कांग्रेस नहीं रखेगी। जानबूझ के कांग्रेस ने क्या किया, मुस्लिम ये अबुल कलाम आजाद को भेजा वहां पर, कहां पर, शिमला सम्मेलन करने के लिए। इतना समझ में आ गया, ठीक है जी। फिर क्या हुआ, कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया, करना ही था, क्योंकि कांग्रेस दोनों की पार्टी थी, क्योंकि दोनों ही क्या थे, भारतीय थे, मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे। उन्होंने कहा भाई हम मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व हम भी करते हैं, और तुम करते हो तो तुम ही नहीं करोगे खाली, ठीक है। 14 जुलाई को वाइसरॉय ने शिमला सम्मेलन को विफल घोषित कर दिया। 14 जुलाई को शिमला सम्मेलन को विफल घोषित कर दिया, क्योंकि इस सम्मेलन में कांग्रेस जहां अखंड भारत की मांग कर रही थी, वहीं मुस्लिम लीग फिर वही पाकिस्तान के लिए अपनी जिद पे अड़ी हुई थी। उसका राग ही नहीं छूट रहा था, और जो ये राग अलाप रहा था वो जिन्ना था। कौन था, जिन्ना बार बार बोले जा रहा था कि पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। ठीक है भैया, पाकिस्तान कितना भोग लिया पाकिस्तान जिन्ना ने, है मतलब पाकिस्तान जब बना तो जिन्ना क्या बना, वहां का गवर्नर बना। क्या बना, गवर्नर बना। और जो पहला प्रधानमंत्री बना वो कौन बना, लियाकत अली खान बना। कौन बना, अब हमारे लिए लियाकत अली खान कोई इंपॉर्टेंट नहीं है,
लेकिन लियाकत अली खान की वाइफ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों है इंपॉर्टेंट? मदर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उत्तराखंड से है। और क्या नाम है उनका? आयरन पंत। चेक कीजिए। भाई पहला प्रधानमंत्री जो बनता है वो कौन बनता है पाकिस्तान का? लियाकत अली खान। और उसकी वाइफ कौन है? आयरन पंत। चेक कर लो भाई। और वो उत्तराखंड से हैं, इसलिए वहां से क्वेश्चन बन सकता है। मदर ऑफ पाकिस्तान किसे कहा जाता है? तो पाकिस्तान की मम्मी भी कहां से है? उत्तराखंड से है भाई। हाँ, है ना? आयरन पंत है ना? ठीक है। उसके बाद जी आता है कैबिनेट मिशन 1946 में। कौन आता है कैबिनेट मिशन में? सबसे पहले आपने याद रखना है कि कैबिनेट मिशन में जो 3 लोग आते हैं वो कौन कौन है। तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स है, एक तो वही क्रिप्स मिशन वाला आता है, एवी अलेक्जेंडर है और पैथिक लॉरेंस है। सबसे पहले क्या याद करना है आपने? कैबिनेट मिशन के 3 लोग कौन हैं। दरअसल प्रतियोगी परीक्षाओं ने कभी भी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि कैबिनेट मिशन ने क्या बोला। वो मेंस में पूछा उन्होंने। प्री में हमेशा क्या पूछा गया? कौन आया, कितने लोग थे। इस आधार पर क्या हुए? सिलेक्शन हुए हैं, जिसको मैं वैसे गलत मानता हूं, पर चलो जो प्रक्रिया है चल रही है तो उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। तो पहले 3 नाम याद रखने हैं आपने। कौन? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। फिर यूपी में उनके डेजिग्नेशन पूछेंगे। क्या पूछेंगे? कि ये किस किस पद पर थे ये तीनों। तो जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स था वो व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। क्या था? व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। जो पैथिक लॉरेंस था वो भारत सचिव था। पैथिक लॉरेंस क्या था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था। और जो एवी अलेक्जेंडर था वो नौसेना मंत्री था। क्या था? नेवी का मंत्री। इतना समझ में आ गया? चलो जी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत ब्रिटेन में 1945 में आम चुनाव में सर क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की उदारवादी दृष्टिकोण वाली सरकार बनी। कौन बनी? कंजर्वेटिव पार्टी होती तो शायद देश को जल्दी से आजाद नहीं करती। लेबर पार्टी आई। कौन बना प्रधानमंत्री? क्लेमेंट एटली बना। तो क्लेमेंट एटली ने क्या किया? 14 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स समझते हो? जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होती है वैसे वहां हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होती है वैसे वहां हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। क्या होता है? लॉर्ड्स की सभा। समझ में आ रहा है? हमारे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं, बस अंतर इतना वहां क्राउन होता है। क्या होता है? वहां क्राउन होता है। तो चलो जी। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। क्या है? होने का अधिकार है। इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों का एक 3 सदस्यीय मिशन। अब वो 3 सदस्य कौन? मैंने आपको पहले बता दिया। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष हैं, सर पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव है, एवी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री है। इन तीनों को मिलाकर बनाया एक बोर्ड और इसे कहा कैबिनेट मिशन। क्या कहा? कैबिनेट मिशन। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कैबिनेट मंत्रियों का ही ये तीनों सदस्य जो हैं वो कैबिनेट मंत्री हैं। तीनों सदस्य क्या हैं? क्या मतलब ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री हैं। कहाँ के? ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री हैं, इसलिए कैबिनेट मिशन। चलो जी, कैबिनेट मिशन। अब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, क्या क्या पूछा उन्होंने। मार्च 1946 में भारत भेजा गया। मिशन के अध्यक्ष कौन थे? एक बार ये क्वेश्चन पूछा। तो कौन थे भाई? इन तीनों में बड़ा कौन होगा? भारत है? मार्च 1946 में भारत भेजा। मार्च 1946 में भारत भेजा। मिशन के अध्यक्ष कौन थे? मैंने कहा ये क्वेश्चन पूछा गया तो पैथिक लॉरेंस थे, क्योंकि इनमें सबसे बड़ा डेजिग्नेशन जो है वो भारत सचिव का है। किसका है? तो अध्यक्ष भी कौन होगा? पैथिक लॉरेंस होगा, क्योंकि वो भारत सचिव है। इतना समझ में आ गया? अब क्या हुआ? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। और आप ये समझ लो कि यूपीएससी तक ने ये क्वेश्चन पूछा है कि दिल्ली कब पहुंचा। एक जमाने में पूछा, अब उस तरह के प्रश्न नहीं पूछ रहा है यूपीएससी भी धीरे धीरे क्या कर रहा है? अपना जो पैटर्न है वो चेंज है। लेकिन कोई भरोसा नहीं। जिस प्रकार नदी अपने पुराने मार्ग को जरूर क्या करती है, एक ना एक दिन आती है वहां से, तो एक दिन यूपीएससी भी क्या करेगा? आएगा। अभी ठीक है, अभी बोलबाला चल रहा है किस चीज का?
मॉडर्न मॉडर्न थोड़ा वैसा चल रहा है, लेकिन एक दिन मुझे पता है कि वो एंशियंट और मिडिवल को भी पकड़कर पूछेगा, और एक दिन क्या करेगा, अभी आर्ट एंड आर्किटेक्चर पूछ रहा है ना, जब आप ढंग से याद कर लोगे उस दिन वो अपनी स्टडी चेंज करेगा। क्या करेगा? स्टडी चेंज करेगा। भूगोल में प्रश्न बढ़ा देगा, वो क्या करेगा, इकोनॉमिक्स में बढ़ा देगा। ठीक है, चलो, तो 24 मार्च 1946 याद रखना आपने। क्या याद रखना? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। 16 मई 1946 को मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना और संविधान सभा के गठन तथा संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की। योजना के अंतर्गत कुछ प्रावधान किए, वो प्रावधान मैं बता रहा हूं आपको। तो तुरंत क्या होना था, एक इंटरिम गवर्नमेंट बननी थी। तुरंत क्या होना था, एक संविधान सभा गठित होनी थी। तो जो हमारी संविधान सभा गठित हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित हुई, वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुई। किस पर हुई? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुई। ठीक है जी। अब प्रावधान क्या थे भाई? योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान थे। सबसे पहला प्रावधान था कि भारत एक संघ होगा। क्या होगा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में आज भी लिखा हुआ इंडिया दैट इज भारत। हालांकि लिखा ऐसा होना चाहिए भारत दैट इज इंडिया, लेकिन उन्होंने लिखा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वालों ने इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन शब्द का प्रयोग कर रखा है। क्या कर रखा? तो इसमें भी बोला कि भारत का एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होंगी। क्या होंगी? ब्रिटिश प्रांत किन्हें कहा जाता है? जो ब्रिटिशर्स ने भारत के अंदर जीते हुए थे और प्रोविंस बना रखे थे, उनको क्या बोलते थे? ब्रिटिश प्रांत। और देसी रियासतें प्रिंसली स्टेट्स, छोटी छोटी सैकड़ों प्रिंसली स्टेट्स थी इस देश में। क्या थी? हमारे जैसे यहाँ की भी एक प्रिंसली स्टेट थी, कौन? टिहरी, टिहरी रियासत, ये भी प्रिंसली स्टेट्स थी। चलो जी। संघीय विषयों के अतिरिक्त सभी विषय एवं अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होगी। ये कमाल की बात है कि यहां पर अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दे रहे थे, लेकिन अभी वर्तमान में जो रेजिडुअल पावर्स हैं वो किसके पास है? केंद्र के पास है। किसके पास है? लेकिन कैबिनेट मिशन में बोला गया था कि संघीय विषयों के अतिरिक्त, संघीय यानी यूनियन लिस्ट में जो विषय होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? संघीय विषय बोलते हैं। उसके अतिरिक्त सभी विषय एवं अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होंगी? प्रांतों। मतलब उस पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को होगा। चलो जी, ये भी बढ़िया है। भारत की एकता बनाई रखी जाए, इसके लिए मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया। अरे यार, तो आपने तो क्या कर दिया? नाराज कर दिया जिन्ना को। क्या करेगा जिन्ना? सीधी कार्रवाई करेगा। क्या करेगा? डायरेक्ट एक्शन डे मनाएगा। ठीक है, तो भारत की एकता बनाई रखी जाए, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया जाए। और आपको क्या लगता है कि अंग्रेजों को नहीं पता था कि इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? पता था, वो चाहते थे कि ऐसा हो। क्या हो? वो अंग्रेज थे, वो दूरदृष्टा जिसे बोलते हैं, उनको पता था, जानबूझ के वो चाह रहे थे कि कुछ ऐसा माहौल बने कि यहाँ के लोग पैरों में कदमों में लेट जाएं कि नहीं जी, हमारे बस का नहीं है संभालना, आप ही संभालो, हम नहीं संभाल सकते। वो जो दंगे हुए हैं उस जमाने में। ठीक है, चलो। संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। संविधान सभा में कौन लोग बैठेंगे? प्रांतीय विधानसभाओं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, प्रांतीय विधानसभाओं तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा। इसमें प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव। फिर यह ध्यान रखना, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा, ना कि वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार से नहीं होना था संविधान सभा का। कैसे होना था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाएगा। आपको घुमाने के लिए दे सकता हो कि वयस्क मताधिकार के आधार पर, नो, वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होना था प्रांतीय विधानसभाओं से। इतना समझ में आ गया? ठीक है। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि ने बैठना था संविधान सभा के अंदर, यानी एक आदमी 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, और ये आदमी अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा बैठ रहा था। ये डायरेक्ट क्या इलेक्ट होकर नहीं आ रहा था। ठीक है, प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुसार स्थानों का आवंटन किया गया, जो वहां के प्रमुख समुदाय के मध्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में विभक्त था। इतना समझ में आ गया? ठीक है जी। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि विधानमंडल में अपने अपने समुदाय के सदस्यों द्वारा ही चुने जाने थे। मान्यता प्राप्त समुदाय क्या थे? सामान्य,
नंबर 1 सामान्य, नंबर 2 मुस्लिम, नंबर 3 सिख, केवल पंजाब में। ठीक है, अगला पॉइंट था कि देसी रियासतों के सदस्य का चुनाव समझौता समिति, किस समिति? अब मैं यहां से क्वेश्चन पूछता अगर मैं पेपर बनाता कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में देसी रियासतों के सदस्यों का चुनाव कैसे होना था? आंसर समझौता समिति, जो प्रांतों से संविधान सभा के लिए चुने गए सदस्यों से गठित होनी थी, एक समझौता समिति थी। ठीक है, एवं देसी रियासतों की ओर से गठित समिति के बीच पारस्परिक विचार विमर्श से किया जाना था। इतना समझ में आ गया? ये पॉइंट जरूर पूछता मैं पेपर में, क्योंकि इस पर कम ध्यान देते हैं आप लोग। किस पर? इस वाले पॉइंट पर। ठीक है जी। संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 389 निहित की गई। कितनी? ये क्वेश्चन पूछा हुआ, कितनी थी नियत? आंसर 389, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से कितने, अब फिर ये भी याद करना आपने, ब्रिटिश प्रांतों के कितने? 292 सदस्य, देसी प्रांतों से कितने? 93 सदस्य। तो 292 कहां से? ब्रिटिश प्रांतों से। 93 कहां से? देसी रियासतों से। 4 प्रतिनिधि आने थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। 4 कहां से आने थे? चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। इन सबको जोड़ोगे आप तो क्या हो जाएगा? 389 के आसपास आ जाएगा। 389 आ जाएगा, आसपास नहीं। ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधि 292 + 4 का जो समुदाय या संप्रदाय के आधार पर विभाजन इस प्रकार से था कि सामान्य आने थे 213, मुसलमान आने थे 79 और सिख आने थे 4। कितने? 213 सदस्य सामान्य से आने थे, 79 सदस्य मुसलमानों से आने थे, 4 सदस्य सिखों से आने थे। इतना समझ में आ गया? अब फिर आगे ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को 3 भागों में बांटा गया। अब देखो ना, क ख ग, क्या? क ख ग। अब क में क्या था? कौन कौन थे? देखो, मद्रास था, बंबई था, संयुक्त प्रांत था, बिहार था, मध्य प्रांत था, उड़ीसा था। कौन कौन थे? बड़े बड़े जो प्रांत थे, और खासकर जो ब्रिटिश प्रांत थे, मतलब ब्रिटिश प्रांत थे, वो इसमें रखे गए। कौन से? क में कौन कौन से? मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, ये उसमें रखे गए। ख में कौन रखे गए? ख में शामिल थे पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पंजाब, सिंध। ऐसा लग रहा जैसे पाकिस्तान यही बना दिया उन्होंने। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पंजाब, सिंध, इसको ख में रख दिया। ग में रखे असम और बंगाल। यहाँ पे ऐसा लग रहा कि ऊपर वाला तो भारत है और बाकी ये जो 2 हैं ये पाकिस्तान और बांग्लादेश है, यानी ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान है। यार क्या सोच समझ के विभाजन किया इन्होंने। क ख ग, समझ में आ रहा है? आपके चालें समझ में आ रही हैं? हाँ। अब क्या हुआ? प्रांतों के लिए अलग संविधान के निर्माण का प्रावधान था। चलो जी, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, क्योंकि हैदराबाद था वो, तो है ना। अब क्या हुआ? अंतरिम सरकार का गठन किया गया 1946 में। कब? 1946 इंटरिम गवर्नमेंट का गठन किया गया। तो कैबिनेट मिशन में कहा गया था भाई एक अंतरिम सरकार बनेगी। क्या बनेगी? अंतरिम सरकार बनेगी। तो 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेविल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार यानी इंटरिम गवर्नमेंट के गठन के लिए निमंत्रण दिया। किसके लिए निमंत्रण दिया? ठीक है। 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार या अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। किसकी? अब यहां पे फिर डेट याद करनी है कि अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब हुआ था। आंसर, और अभी आजाद नहीं हुए हम, इंटरिम गवर्नमेंट बन गई, है ना। तो 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार गठित हुई। 2 सितंबर 1946 को। ठीक है। अध्यक्ष कौन था? वेवेल था। वाइसरॉय नहीं होना था अध्यक्ष। अध्यक्ष मतलब एक तरह से राष्ट्रपति समझ लो। कौन था? वेवेल था। चलो, उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कुल कितने सदस्य थे परिषद में? 13 सदस्य थे। कितने?
इनके नाम बता देता हूं मैं हल्का फुल्का। जो वाइसरॉय वेवेल था वो अध्यक्ष था, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो उपाध्यक्ष थे, और ये कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष भी थे, विदेशी मामले इनके पास थे, राष्ट्रमंडल इनके पास था। जो वल्लभ भाई पटेल थे वो गृह, सूचना और प्रसारण, इनके पास क्या क्या था? गृह, सूचना और प्रसारण। डॉक्टर जॉन मथाई जो थे उनके पास था उद्योग और आपूर्ति। सरदार बलदेव सिंह के पास था रक्षा, चल जाता है, ठीक है। बलदेव सिंह के पास क्या? रक्षा। सी राजगोपालाचारी जो थे वो शिक्षा। अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है जी। सी एस भाभा जो थे वो कार्य, खान और बंदरगाह। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो खाद्य एवं कृषि। आईएएस 2006 में पूछा गया कि अंतरिम सरकार में जो खाद्य और कृषि मंत्री थे वो कौन थे? तो अजात शत्रु थे, जिनका जन्म से कोई शत्रु नहीं था, राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? ठीक है जी। रेलवे और परिवहन किसके पास था? अरुणा आसफ अली के पास था। पता है आपको? वैसे इनका नाम अरुणा गांगुली था। क्या नाम था? बाद में आसफ अली के साथ इनका विवाह हुआ तो इनका नाम हो गया अरुणा आसफ अली। क्या नाम हो गया? ये महिला हैं। क्या हैं? महिला, अरुणा आसफ अली, ठीक है जी। फिर एक जगजीवन राम थे, इनके पास था श्रम। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, बताओ। भारत में लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है और दूसरी कौन है? हाँ बोलो बोलो। अब उनके पापा का नाम ढूंढो, मीरा कुमार के पापा का नाम। इनकी बेटी थी। पहली भारत में पहली लोकसभा, महिला लोकसभा अध्यक्ष जो थी वो कौन थी? मीरा कुमार। तो मीरा कुमार के पापा कौन थे? जगजीवन राम। और जगजीवन राम क्या थे अंतरिम सरकार में? श्रम मंत्री थे। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब लियाकत अली खान, इसको दिया गया वित्त। और ये लियाकत अली खान कौन है भाई? अरे भाई, लियाकत अली खान कौन है? पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बनेगा ये आगे चलकर। क्या बनेगा? इसी की वाइफ है कौन? आयरन पंत, मदर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। रिश्ते में पाकिस्तान के नाना हुए कौन? उत्तराखंड वाले, ठीक है। तो लियाकत अली खान क्या हुआ? वित्त। ये किससे था भाई? लीग से था, मुस्लिम लीग से था ये, ठीक है। चलो जी, लीग वालों को भी दे दिया। फिर एक था चुंदरीगर, आई चुंदरीगर, इसके पास क्या था? वाणिज्य, ये भी मुस्लिम लीग से था। फिर एक था अबुल रब निस्तार, इसके पास था संचार, ये भी मुस्लिम लीग से था। एक था जोगेंद्र नाथ मंडल, ये इंपॉर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश वालों ने 2009 में पूछा कि विधि मंत्री कौन था अंतरिम सरकार में? कौन? तो जोगेंद्र नाथ मंडल, ये भी मुस्लिम लीग से था। और एक था गजानफर अली खां, ये इसके पास था स्वास्थ्य, ये भी मुस्लिम लीग से था। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अरे भाई, समझ में आ गया कि नहीं आया? तो ये 13 सदस्यों के मैंने आपको नाम बता दिए, उनके डेजिग्नेशन बता दिए कि क्या क्या था इनके पास, ठीक है। प्रारंभ में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुई, किंतु लॉर्ड वेवेल के प्रयास से 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई। परिषद के 3 सदस्य सैयद अली जहीर, शरत चंद्र बोस और सर सफात अहमद खां को मंत्री परिषद से हटाकर लीग के 5 प्रतिनिधियों को इसमें शामिल कर लिया गया। किसमें? अरे भाई, अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुई, तो जब हुई तो फिर क्या करना पड़ा? सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और सर सफात अहमद खां। यहां से क्वेश्चन बन चुका है कि इन्होंने इस्तीफा दिया है ना, मंत्री परिषद से मतलब हटाया गया इनको, और इसकी जगह, इनकी जगह पर कौन आए? 5 प्रतिनिधि लीग के आए। लीग के 5 प्रतिनिधि मैंने बता दिया, लियाकत अली खान, आई चुंदरीगार, अब्दुल रब निस्तार, जोगेंद्रनाथ मंडल और गजानफर अली खां। ये समझ में आ गया? लीग के 5 सदस्यों को अंदर करने के लिए किसमें? मंत्रिमंडल में 3 लोगों को कुर्बानी देनी पड़ी। वो कुर्बानी मतलब त्यागपत्र हटाना पड़ा उनको।
सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और सरसफाद अहमद खां। इतना समझ में आ गया? चलो जी। जिससे मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 15 हो गई। कितनी हो गई? 15 हो गई भाई। तो पहले कितनी थी? 13, अब कितने हो गए? 15। तो 15 के 15 मैंने बता दिया आपको, ठीक है। वित्त मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग का दायित्व मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि लियाकत अली खान को सौंपा। लगाओ, वित्त बहुत बड़ी चीज होती है भाई, मंत्रालयों में वित्त मंत्री बनना लियाकत अली खान को दे दिया। चलो, पर दिमाग में वही पाकिस्तान है ना। लीग का सरकार में शामिल होने का उद्देश्य परिषद के भीतर रहकर पाकिस्तान के लिए लड़ना था। अंदर ही अंदर पाकिस्तान के लिए लड़ाई चल रही थी, ठीक है। मुस्लिम लीग के असहयोग एवं विरोधी दृष्टिकोण की वजह से अंतरिम सरकार एक विफल निकाय साबित हुआ। अंतरिम सरकार के संबंध में उस समय के कौन? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। अभी बना नहीं है पाकिस्तान, पर वो समझ गए थे कि ये एक ऐसी सरकार है, एक देश की सरकार है, लेकिन इसे क्या कर रहे हैं? 2 राष्ट्र चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? 2 राष्ट्र चला रहे हैं। अब भाई बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। क्या हो गई? तो संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम इंग्लैंड के समानतावादियों और सर हेनरी मेन ने किया था। थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं। इसको व्यवहारिक रूप में सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस में अपनाया गया था। जो संविधान सभा बनी है ना, अब आगे चलकर जो संविधान सभा बनेगी, तो संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? समानतावादियों और सर हेनरी मेन। तो सर हेनरी मेन का नाम याद रखना आपने। किसका नाम याद रखना है? सर हेनरी मेन का नाम याद रखना है। इसको व्यवहारिक रूप में सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस में अपनाया गया, ठीक है। भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम तिलक के निर्देशन में तैयार 1895 के स्वराज विधेयक में होता है। क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी ने पूछा या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूछा कि जो हमारे देश में, भारत में संविधान सभा का जो सिद्धांत का दर्शन है, फिलॉसफी है, वो सबसे पहले कहां पर दिखती है? तो कैबिनेट मिशन नहीं होगा आंसर। तब क्या होगा? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 1895 स्वराज विधेयक। 1895 स्वराज विधेयक, ठीक है। अब 1922 में गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। गांधी जी ने भी कहा था, ठीक है। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी। ऐसा नहीं कि संविधान सभा कैबिनेट मिशन ने बोला और तब बन गई। ये वहां से चल रहे हैं 1895। तिलक जब बोल रहे हैं अपने दर्शन में, किसमें? स्वराज बिल में, स्वराज विधेयक में जब बोल रहे हैं कि संविधान सभा है ना, तो सोचो कितने आगे थे तिलक उस जमाने में। फिर मैंने कहा लगभग 27 साल बाद महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। उनके कुछ समय बाद बोल रहे हैं, 2 साल बाद पंडित मोतीलाल नेहरू बोल रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा का निर्माण की मांग प्रस्तुत की कि होनी चाहिए भाई। किंतु औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम मानवेंद्र नाथ रॉय ने किया था। किसने किया था? कम्युनिस्ट थे, मानवेंद्र नाथ रॉय ने किया था, जिसे लोकप्रिय बनाने और मूर्त रूप देने का कार्य 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने किया। किसने? 1939 त्रिपुरी संकट, कल बताया था मैंने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने, पट्टाभी हार गए, पट्टाभी की हार मेरी हार, याद आया? महात्मा गांधी के प्रत्याशी, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। समय समय पर कांग्रेस ने भी इस मांग को उठाया। 1942 में क्रिप्स मिशन ने भारत में संविधान सभा के गठन की बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। तो सबसे पहले स्पष्ट रूप से स्वीकार किसने किया? क्रिप्स मिशन ने किया, ठीक है जी। 1946 में तो कैबिनेट मिशन ने बोल ही दिया कि भैया अब तो संविधान सभा बनेगी। तो जो संविधान सभा बनी वो भले ही कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर बनी, पर जो स्वीकार किया गया था वो क्रिप्स ने स्वीकार, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने स्वीकार कर दिया था कि हाँ एक संविधान सभा बनेगी, ठीक है। ठीक है, एक ब्रिटिश विधि शास्त्री हैं जी ऑस्टिन, उन्होंने अपनी किताब लिखी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हु रोट द बुक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर जी ऑस्टिन। हु रोट द बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर जी ऑस्टिन।
जी ऑस्टिन ने कहा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। क्या था? संविधान सभा का संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह कथन किसका है? आंसर जी ऑस्टिन का है। और जी ऑस्टिन ने कौन सी किताब लिखी? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। चुनाव होने ही थे। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाना था। ये भी बता दिया था मैंने कि अप्रत्यक्ष ध्यान रखना है। कैसा? इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से और प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाना था। ये भी बताया था मैंने, 10 लाख पे एक आदमी ने आना था। बताया था? ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या कितनी? 389 निर्धारित की गई। कितनी की गई? 389 निर्धारित की गई। उसमें यह भी बता दिया मैंने कि 292 प्रतिनिधि कहां से? ब्रिटिश भारत से आने थे। ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों से आने थे। ब्रिटिश भारत के कितने प्रांत थे? 11 प्रांतों से आने थे। 4 आने थे चीफ कमिश्नरी प्रांतों से। 93 आने थे कहां से? देसी रियासतों से। और जो 4 कमिश्नरी प्रांत थे वो कौन कौन थे? एक दिल्ली था। एक तो कौन था? दिल्ली। वैसे कमिश्नर जो जब बनाया गया था ना, कमिश्नर का मतलब होता है 1000 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया होता है उस पर एक कमिश्नरी होती है। अब अलग होगा कंसेप्ट, लेकिन जिस जमाने में अंग्रेजों ने बनाया था, कमिश्नर का मतलब होता है 1000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर एक कमिश्नर। वो कमिश्नरी हो गई, उसका हेड कौन हो गया? कमिश्नर। और वो वहां पर कानून व्यवस्था सारी चीजें क्या करेगा? देखेगा। अब कमिश्नरी क्षेत्र में सबसे पहले हो गया दिल्ली, दूसरा हो गया अजमेर मारवाड़, दूसरा क्या हो गया? मारवाड़, अजमेर मारवाड़, तीसरा हो गया कुर्ग और चौथा हो गया ब्रिटिश बलूचिस्तान। क्या हो गया? ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है जी। अब जुलाई अगस्त 1946 में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 यानी 292 प्लस 4 स्थानों के लिए चुनाव हुए। ठीक है। कांग्रेस ने 296 में से 210 स्थानों पर अपने प्रतिनिधि खड़े किए, जिसमें से 199 स्थानों पर उन्हें विजय मिली। अरे यार, अब 296 में से 199 में कांग्रेस आएगी तो मुस्लिम लीग तो तिलमिलाएगी, है ना? ठीक है जी। 199 स्थानों पर क्या विजय मिली? 9 स्थानों पर कांग्रेस समर्थित प्रतिनिधियों को सफलता मिली। 199 में तो कांग्रेस पूरी तरह से आई, 9 और जगहों पर कांग्रेस समर्थित प्रतिनिधियों को सफलता मिली। इस प्रकार कांग्रेस ने कुल 296 में से 208 सीटें जीती। कितनी? 208 सीटें जीती। मुस्लिम लीग को सिर्फ 73 सीटें प्राप्त हुई। कितनी? तो यार अब दिक्कत तो होनी थी, है ना? खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खिसियानी बिल्ली, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जो कुल स्थानों का 25% से भी कम थी। यानी मुस्लिमों को ही वोट नहीं किया, इसका मतलब ढंग से, क्योंकि 25% तो आबादी थी ना मुस्लिमों की। तो अगर हम 10 लाख पे एक लेके चल रहे थे तो कम से कम 25% तो आते, 25% भी नहीं आए। इसका मतलब कुछ मुस्लिमों ने वोट किसको किया? कांग्रेस को किया। ठीक है। तो फिर दोबारा अब क्या हो गया? गड़बड़ हो गई और ज्यादा। एक एक सीट यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट, कृषक प्रजा पार्टी, अनुसूचित जाति संघ, गैर कांग्रेसी सिख और साम्यवादी को प्राप्त हुए। 8 स्थानों पर निर्दलीय प्रत्याशी निर्वाचित हुए। अब निर्दलीय कितने हुए ये ध्यान रखना, 8, है ना? निर्दलीय जो किसी दल में नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है? निर्दलीय। अब क्या हुआ? संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी, बहुत सारे दल थे। तो इसके लिए क्या करना, आप राज्यसभा टीवी का एक पूरी सीरीज बनी हुई है संविधान पर। क्या बनी हुई है? उसको देखना, उसमें आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। टाइम कंज्यूमिंग है, काफी सारे उसके क्या पार्ट्स हैं। उसमें आपको पता लगेगा कि संविधान सभा के अंदर किस प्रकार से क्या बहस होती थी। एक एक चीज को बहस करके क्या किया गया? लिखा गया है संविधान में। ठीक है। चलो जी। तो संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी जिसमें फ्रैंक एंथनी ने एंग्लो इंडियन तथा पीएच मोदी ने पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था। अब यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती है कभी कि पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया था? आंसर पीएच मोदी। मोदी तो याद रहेगा आपको, वेल नोन, है ना? पीएच मोदी। लेकिन एक क्या एंग्लो इंडियन का भी याद कर लो, फ्रैंक एंथनी। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
पहली बार 1946 के चुनाव में पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, किंतु भारत पाक विभाजन के पश्चात पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया। पूर्वी ईस्टर्न, जिसे ईस्टर्न पाकिस्तान बोलते थे, पूर्वी बंगाल मतलब जिसे बांग्लादेश बोलते हो आप, अब बांग्लादेश ईस्टर्न पाकिस्तान बन गया। तो फिर जो बाबा साहब थे वो क्या हुए, क्या हुए भाई, डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल करने के लिए फिर मुंबई प्रेसिडेंसी, कहां से, ये उत्तर प्रदेश पीसीएस वालों ने और लोक से यूपीएससी ने बहुत पहले क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई पहले तो वो बंगाल से थे, बाद में कहां से, जब विभाजन हो गया देश का तब कहां से आए वो संविधान सभा में। तो मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना संसदीय सीट से, कहां से, पूना संसदीय सीट से क्या आए। और पूना संसदीय सीट में कौन था, एमआर जैकर था। कौन थे, एमआर जैकर थे। उन्होंने सीट छोड़ी किसके लिए, भीमराव अंबेडकर के लिए। गांधी जी ने कहा था संविधान सभा में भैया अंबेडकर का होना जरूरी है। हालांकि अंबेडकर जी के मतलब गांधी जी से बहुत ज्यादा ऐसे नहीं थे, इंटीमेसी नहीं थी। एक स्थान पर अंबेडकर बोलते हैं गांधी जी के लिए कि महात्मा गांधी क्या करते हैं, क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, अपना स्तर नहीं उठाते। मतलब गांधी जी के लिए इतनी बड़ी बात करना क्या बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। तो यूपी में क्वेश्चन पूछा गया, यह कथन किसका है कि महात्मा गांधी एक क्षणिक भूत की तरह, बवंडर नहीं होता, एक क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, अपना स्तर नहीं उठाते। ऐसा क्यों, क्योंकि असहयोग आंदोलन शुरू किया, फिर वापस ले लिया, फिर ये अलग अलग कामों में गए और उसको क्या मतलब कहीं पर धमकी दे दी गांधी जी ने कि मैं देश की बालू से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा। जब उन्हें लगा कि कांग्रेस विरोध कर रही है उनका, तो उन्होंने एक स्थान पर क्या कहा, यह भी क्वेश्चन बना कि मैं देश की बालू से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करूंगा कि जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा। ये धमकी थी किसके लिए, कांग्रेसियों के लिए, कि बेटा गांधी जब तक है तो गांधी जी की बात को मानना पड़ेगा, नहीं तो मैं देश की बालू से ही क्या कर दूंगा। और कांग्रेस भी जानती थी कि गांधी के अंदर इतना दम है कि वो देश की बालू से क्या कर सकते हैं, एक बड़ा आंदोलन क्या कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। जिनके लिए यार जज खड़े हो जाते हो, अंग्रेज जज, कोर्ट में एक लंगोट पहन के एक आदमी जा रहा है तो जज खड़े नहीं होते हैं जल्दी से किसी के लिए, लेकिन गांधी जी के लिए क्या थोड़ा सा तो उठ ही जाते थे ऐसे करके। समझ में आया, तो छोटी मोटी हस्ती तो रहे नहीं होंगे गांधी जी। आपके लिए हमारे लिए उठते हैं कोई नहीं उठता। चलो, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है जी, तो पूना संसदीय सीट याद रहेगी, मुंबई प्रेसिडेंसी याद रहेगी। अंबेडकर के लिए एमआर जैकर ने क्या किया, सीट छोड़ी। ठीक है, तो उपचुनाव हुआ था वहां पर। अब ये भी ध्यान रखो कि उपचुनाव किसको बोलते हैं। उपचुनाव बोलते हैं, एक होता है मध्यावधि चुनाव, एक होता है उपचुनाव। मध्यावधि चुनाव तब होता है जैसे किसी सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए, 5 साल का टेन्योर है, तो फिर चुनाव होगा ना 4 साल बाद, या 4.5 साल 3 महीने बाद भी अगर चुनाव होगा तो उसको मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। एक होता है उपचुनाव, किसी सांसद की मृत्यु हो गई, किसी सांसद ने त्यागपत्र दे दिया, तो उस सीट पर जो चुनाव होता है उसको क्या बोलते हैं, उपचुनाव। क्या बोलते हैं, उपचुनाव। ये समझ में आ गया। कई बार क्या होता है, जब आपके विधानसभा के चुनाव होते हैं तो आपने सुना होगा कि साथ में एक सांसद भी क्या मतलब उपचुनाव हो रहा संसद के लिए, तो कई बच्चों की तो समझ में नहीं आता है 2-2 वोट डाल क्यों रहे हम। समझ में आ रहा है, उसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ता है या पूछना पड़ता है बड़ों से कि ये है क्या, ये उपचुनाव इसका मतलब क्या है। तो अगर कोई सांसद या कोई भी विधायक क्या करता है, त्यागपत्र देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, या उसको निष्कासित कर दिया जाता है, तो उसके स्थान पर उपचुनाव होते। तो उपचुनाव में जीते कौन, अंबेडकर। एक बार क्वेश्चन पूछा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किस जाति के थे। आंसर महार जाति के थे। किस जाति के थे, महार जाति के थे। शायद उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, अच्छा जी, तो बेरोजगारी बहुत सारे स्टेट दिखाती है। क्या दिखाती है, आप लोग उत्तराखंड के लोग तो जो हैं वो ज़्यादा दूर तो जाते नहीं। नौकरी भी कहाँ चाहिए, उत्तराखंड में चाहिए। उत्तराखंड में भी कहाँ चाहिए, मैदानी इलाके में चाहिए। अति दुर्गम में जाना नहीं है। पद भी कौन सा चाहिए, ऊपर का टॉप वाला। पढ़ना भी ज़्यादा है नहीं, भैया पढ़ लो, क्या करो, पढ़ लो। हाँ ठीक है समझ में आया। पहला रैंक चाहिए कि
अब पढ़ना क्या है, 2 घंटे। क्या? तो भाई 2 घंटे में तो आजकल 4th क्लास का भी पेपर नहीं निकल रहा। कम से कम 7-8 घंटे बैठना सीखो पहले। कितना? और 7-8 घंटे के बाद भी मैंने कहा नहीं आपको 18 घंटे नहीं पढ़ा जाता है। चाय पीते हुए भी ध्यान करना है कि डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर हैं भाई, वो पहले वहाँ से आए थे संविधान सभा में। कहाँ से? बंगाल से आए थे, है ना, पूर्वी बंगाल से सीट से थे। अब जब पाकिस्तान बन गया, ईस्टर्न पाकिस्तान बन गया, तब वो किस सीट से आए? तो फिर ध्यान करना पड़ेगा, मुंबई में पूना संसदीय सीट से। फिर ध्यान करना पड़ेगा यार पूना संसदीय सीट में कौन रहा होगा, मतलब किसने सीट छोड़ी होगी, किसने त्याग किया होगा? तो एम.आर. जयकर ने त्याग किया होगा। समझ में आया? तो गांधी जी ने कहा था भाई संविधान सभा में और कोई हो ना हो, भीमराव अंबेडकर का होना जरूरी है। समझ में आया? इसीलिए ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अब मैं ज्यादा नहीं बता सकता, बट नेहरू जी जो हैं वो थोड़ा सा अलग सोचते थे। ठीक है, नेहरू पर जो दबाव बना वो गांधी जी ने बनाया। अंबेडकर का होना जरूरी। ठीक है, संविधान सभा में अपनी स्थिति कमजोर देखकर मुस्लिम लीग ने अलग संविधान सभा की मांग कर दी। यार ये अलग ही है। अच्छा, थोड़ा एक पॉइंट और बता दूं कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। दोनों ही नहीं थे संविधान सभा में, ना महात्मा गांधी ना जिन्ना। ठीक है, और महात्मा गांधी का कद बड़ा क्यों है जानते हैं? जिन्ना का कद छोटा हो जाता है जब वो गवर्नर बनता है पाकिस्तान का। महात्मा गांधी का कद इसलिए बड़ा है कि देश आजाद हो जाता है, महात्मा गांधी को ऑफर किया जाता है। महात्मा गांधी चाहते तो कुछ भी बन सकते थे। महात्मा गांधी ने मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि अब ये पार्टी का काम पूरा हो गया, कांग्रेस का देश आजाद हो गया, कांग्रेस को खत्म करो कि अब इस संस्था को क्या करना चाहिए, खत्म कर दो। ये भी क्वेश्चन बना यूपी में या कहीं यूपीएससी में कि किस राष्ट्रवादी नेता ने या किस नेता ने, भारतीय नेता ने ये कहा था कि कांग्रेस, अब देश आजाद हो चुका है, कांग्रेस जो है उसको क्या कर देना चाहिए, अब समाप्त कर देना चाहिए पार्टी के रूप में। आंसर महात्मा गांधी। ठीक है, चलो जी। तो संविधान सभा में अपनी स्थिति को कमजोर देखकर मुस्लिम लीग क्या कर रही है, अलग ही संविधान सभा की मांग कर रही है ना। गढ़वाली में कहावत है कि औरों की और छुई और मेरे लाटे की ब्यों की छुई। समझते हो? मतलब और लोग और बातें कर रहे हैं, बट जो लाटा है ना वो बस शादी की बातें कर रहा है, उसके पास और कोई बात नहीं है। क्या? तो मुस्लिम लीग भी लगभग अपना राग क्या कर रही है, अलाप रही है। क्या? कि भाई पाकिस्तान अलग संविधान सभा, है ना, वो अलग ही सपने देख रही है। हुआ भी उनका सपना पूरा, बड़ी गजब की बात है। चलो, गांधी जी ने बोल दिया था मेरी डेड बॉडी के ऊपर बनेगा पाकिस्तान। क्या बनेगा? लेकिन बाद में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि गांधी को भी मानना पड़ा कि यार छोड़ो, पाकिस्तानी बन रहा है तो बनने दो। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन में लीग के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए। संविधान सभा का पहली बैठक कब बैठी? 9 दिसंबर 1946 को बैठी। 9, 11, 13 तीनों डेट इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा, क्या इनके अखबार का नाम सर्चलाइट है? देखना जरा। सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का, लेकिन कैसा? अस्थायी। 2 दिन रहे ये, लेकिन इतिहास में नाम दर्ज हो गया किसका? सच्चिदानंद सिन्हा का। बाद में 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर 13 को याद करना पड़ता है आपको। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में क्या किया? प्रस्तुत किया। फिर आपको याद करना पड़ता है जनवरी 1947। हाँ, कितने? 22 जनवरी 1947 को उस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। पक्का? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या वही उद्देश्य प्रस्ताव जिसे 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था और जिसको संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को माना, वही आपका क्या है? प्रियम्बल है। वही क्या है? संविधान की प्रस्तावना है। समझ में आ गया? तो संविधान की प्रस्तावना का स्रोत क्या है? आंसर, उद्देशिका का स्रोत क्या है? यही है जो नेहरू क्या करते हैं?
हाँ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। चलो जी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में लीग के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए, अतः संविधान सभा की प्रथम बैठक में केवल 208, कितने 208 सदस्य ही उपस्थित हुए। संविधान सभा की उक्त बैठक दिल्ली में हुई। कहां पर हुई? दिल्ली में हुई पहली बैठक, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष मैंने बता दिया सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर को दूसरी बैठक संपन्न हुई। स्थायी अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद बने, ठीक है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए। संवैधानिक सलाहकार कौन बनाए गए? BN राव। आपके RO में पूछा हुआ था शायद, संवैधानिक सलाहकार कौन? BN राव। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन? भीमराव अंबेडकर, ठीक है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के कारण ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता की संज्ञा प्रदान की जाती है, यानी भारतीय संविधान के पिता कौन? भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अब अंबेडकर अकेले नहीं है, किसमें? अंबेडकर अकेले नहीं है, अंबेडकर के साथ 6 लोग और हैं। कितने? 6 लोग और हैं। उनके नाम भी प्रारूप समिति के जो सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं टोटल। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए अध्यक्ष। N गोपाल स्वामी अयंगर, N गोपाल स्वामी अयंगर। कुछ याद आया आपको? अयंगर और नायंगर प्रथा कहां पढ़ी थी हमने? बताओ। अब ये जात बन चुकी है अयंगर, लेकिन हमने कहा था कि हमने पढ़ा था कहीं पर अयंगर और नायंगर प्रथा कहां पढ़ी थी? बताओ, तब तक ढूंढ के रखो। N गोपाल स्वामी अयंगर। दूसरे सदस्य थे KM मुंशी। कौन थे? तीसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। कौन थे? फिर थे BL मित्र। कौन थे? BL मित्रा या BL मित्र। और छठे थे DP खेतान। क्या थे? मगर यूपी वालों ने क्या पूछा? उन्होंने कहा कि DP खेतान की तो मृत्यु हो गई थी, तो उनकी जगह किसने संभाल ली? TT कृष्णमाचारी ने संभाली। DP खेतान की जगह कौन आए? TT कृष्णमाचारी। और एक और थे BL मित्रा, शायद इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, इसलिए थोड़े समय बाद क्या हो गए? हट गए थे। इनका स्थान किसने लिया? N माधव राव ने लिया। यहां से क्वेश्चन बनाया। तो मैंने कहा बाकी नाम आप याद कर, वैसे तो पूरे करने पड़ेंगे भाई, क्योंकि पॉलिटी है, पॉलिटी में ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अंबेडकर के साथ 6 लोगों के नाम, 6 क्या 8 हो जाते हों, एक हट जाते हैं, एक की मृत्यु हो जाती है, तो उस वजह से 6 और 2 8। वैसे प्रारूप समिति 7 सदस्यीय है, तो लेकिन मैंने कहा क्योंकि एक अंबेडकर 6 सदस्य प्लस 2 जो बाद में आते हैं उनको याद करना पड़ेगा। समझ में आ गया?